हेलो दोस्तों। आज हम चैप्टर 9 जो पॉलिटिकल का चैप्टर 9 है भारतीय राजनीति, उसमें नए बदलाव और नई चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो आपने इस बुक का जो फर्स्ट से लेकर 6 चैप्टर पढ़ा है, अगर आपको याद है थोड़ा बहुत भी उसमें से, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो हमारा 1947 का भारत था, वहाँ से लेकर 1984 तक का आपने दशक पूरा पढ़ लिया है। जितने भी आपने अब तक पढ़ा है वो 1990 से पहले पहले की जो राजनीति है उसके बारे में आपने पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर में हमें 1990 की बाद की राजनीति पढ़नी है और उस राजनीति में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या हिंसा हुई, क्या क्या इसमें चुनौतियां आई, इन सभी के बारे में पढ़ना है। 5 प्रमुख बदलाव थे, 5 प्रमुख मुद्दे थे। उन 5 प्रमुख मुद्दों के बारे में आपको जानना है और इन 5 प्रमुख मुद्दों पे ये चैप्टर टिका हुआ है। वो कौन से 5 प्रमुख मुद्दे थे उनको मैंने साइड में लिखे हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, बिल्कुल इजी नोट्स हैं, इसलिए आपको वीडियो पूरी ध्यान से देखनी है और एक एक पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूंगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन, और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज रखी है, उन क्वेश्चन को आपको फिर सोल्व करना होगा, जैसे चैप्टर के आधार पे ही होंगे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले। तो सबसे पहले आप पाठ का स्वरूप देख लीजिए। हमें 1990 के दशक के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन इसका। फिर गठबंधन का युग, इसमें ये 2 पार्ट है, कांग्रेस का पतन और कांग्रेस की राजनीति। फिर ओबीसी जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग है, अदर बैकग्राउंड क्लास, उसके बारे में पढ़ना, उसका कैसे उदय हुआ, इसमें मंडल आयोग की क्या सिफारिश थी और क्या राजनीतिक परिणाम हुए। फिर सांप्रदायिकता, धर्मिक निरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। तो इसी में ये 3-4 पॉइंट है, आप देख लीजिए। अयोध्या विवाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में जितना कवर हो सकेगा उतना मैं कवर करवाऊंगा। फिर इसके पास गुजरात दंगे, विध्वंस और उसके बाद और एक नई सहमति का उदय, 2004 के लोकसभा चुनाव और बढ़ती सहमति, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए, एक चीज़ मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आपने नोटिस की होगी कि मैंने वो चीज़ क्या नहीं लिखी है। आपने बुक में भी पढ़ा होगा, शायद आपने पढ़ा ही नहीं हो अभी तक, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, साहबानो केस। वो चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा आगे, मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। ये चीज़ साहबानो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, पर ज़्यादा नहीं तो 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप ये देख लीजिए, इन दोनों की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए क्या है। देखिए, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि ऐसा गठबंधन जिसमें कांग्रेस और उसके साथ जो उसके समर्थन वाली पार्टियां शामिल होंगी। सीधी भाषा में कहूँ तो ये ऐसा गठबंधन है जो कि कांग्रेस के हित में, मतलब ऐसे लीजिए, कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस और उसकी जो पार्टियां थी उसने बनाया था ये गठबंधन। ये गठबंधन है, ये याद रखना। इसकी फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी है, और इसकी हिंदी में भी फुल फॉर्म आपको देख लेनी है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ऐसे इसका नाम है। और अब एनडीए के बारे में बात करते हैं। देखिए, एनडीए जो है वो बीजेपी का एक गठबंधन है। बीजेपी और प्लस उसके जो समर्थन वाली पार्टियां हैं, बीजेपी प्लस और ये कांग्रेस प्लस। एनडी का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इन दोनों गठबंधन के बारे में आपको पता होने चाहिए। दोनों की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसलिए, और आपको ये पता होनी चाहिए कि दोनों गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां शामिल है। तो आपको कुछ पार्टियों के आपको नाम लिखने हैं जो कि एनडीए में शामिल है, और कुछ पार्टियों के जो यूपीए में शामिल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं तो 1 मार्क्स में पूछा ही जाएगा। अब चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, चलो हमारा। ये लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लिखी है। सबसे पहले हम 1990 के दशक के बारे में देखते हैं। 1990 का दशक में क्या क्या बदलाव हुए थे। देखिए, आपको पता है, आपने 6 चैप्टर में आपने पढ़ा था, वो इसी में आपने पढ़ा था जो क्षेत्रीय आकांक्षा है, इससे पहला चैप्टर, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, उस चैप्टर को मैंने डाल रखी है वीडियो। तो उसमें आपने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था उसके तहत जो सिख थे, उन सिखों ने ही, जो बॉडीगार्ड थे उसके, उन्होंने ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, आपने पढ़ा होगा। इसके कुछ दिनों बाद ही 1984 में लोकसभा की चुनाव हुई।
ये चुनाव आपको पता होंगे कि इस चुनाव में उनके बेटे ही जो राजीव गांधी थे उनको भारी जीत मिली और उनको 415 सीट मिली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए भारत की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है इसको, क्योंकि इससे पहले किसी भी पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी। और ये सीटें मिलने का कारण क्या था कि पूरा देश इंदिरा गांधी से इतना प्यार करता था कि उनको बेटे को सत्ता में लाने के लिए इतनी ज़्यादा बहुमत दिलाया, यानी कि इतने ज़्यादा लोग इंदिरा गांधी से प्रभावित थे, तो उनके बेटे को भी इसलिए जिताया गया, इसलिए सीट ज़्यादा मिली थी उन्हें 415, ये ध्यान रखना। उस टाइम पे जितनी सीट थी उनमें से 415 आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो उससे पहले जो सीट आती थी वो 300 350 के लगभग ही आती थी, लेकिन 400 तक बहुत नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन इस चुनाव में 415 सीटें मिली थी, ये आपको ध्यान रखना। इसे भारी जीत भी कहा जाता है। भारी, भारी का वो पता होनी चाहिए आपको, भारी का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी जीत। सॉरी आज जुकाम लग रही है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है, लेकिन आप मैनेज करना उस चीज़ को। 1980 के दशक में 1980 के दशक के आखिरी सालों में देश में ऐसे 5 बदलाव हुए जिनका प्रभाव राजनीति पर पड़ा। देखिए 5 बदलाव कौन से थे ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में इन बदलाव के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए 5 बदलाव मैंने अलग से लिख दिए हैं, बुक में आप ढूंढते बदलावों को, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने अलग से लिख दिया है। ये कौन से बदलाव थे। पहला बदलाव, 1989 के चुनाव में, जो 1989 के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को बहुत बुरी हार मिली थी। हाँ, बुरी बुरी हार तो नहीं मानी चाहिए, लेकिन हार मिली थी क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि ये जो 1989 के चुनाव हुए थे उस टाइम पे गठबंधन की सरकार बनने लग गई थी। किसी भी पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला था कि वो अपनी सरकार बना सके, इसलिए 4-5 पार्टियां इकट्ठी होकर सरकार बनाती थी। इस उनमें से कांग्रेस भी थी। कांग्रेस भी किसी की गठबंधन लेकर ही सरकार बनाती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस को जीत नहीं मिली। आपने अभी तक पढ़ते आए हैं कि 1947 से लेकर अब तक नहीं, 1990 तक, 1947 से लेकर 1989 तक कांग्रेस को ही जीत मिली है। उसे कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है कि सिर्फ केवल कांग्रेस की जीत मिली है, उसके अलावा किसी पार्टी की कोई पार्टी सत्ता में आई ही नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 1989 के चुनाव में दूसरी पार्टी आई। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ये पहला मुद्दा था, ये याद रखना। ये दूसरा मुद्दा है, इसमें मंडल मुद्दे का उदय। ये मंडल मुद्दा क्या है इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तीसरा है आर्थिक सुधार, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इससे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। इकोनॉमिक्स में मैंने कई बार बताया है, कई बार इसका जिक्र आया जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसके अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लेना। अयोध्या विवाद, अयोध्या विवाद के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजीव गांधी की हत्या, ये भी एक बड़ा बदलाव था। राजीव गांधी की हत्या भी कैसे कर दी गई थी, आपको ये बताना कि किस वजह से हुई थी। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये तमिलनाडु में जो चुनाव प्रचार थे वहाँ पे गए हुए थे, यानी कि तमिलनाडु एक हमारा राज्य है, नीचे आपने देखा होगा दक्षिण राज्य है एक, तो वहाँ पर एक चुनाव प्रचार के लिए गए थे, तभी इनकी मृत्यु की गई थी। तो किस मतलब संगठन ने इनकी मतलब कैसे मृत्यु हुई उनकी, और क्या कारण था इनकी मृत्यु के कारण, आपको बताना कमेंट में। अगर आपने ढंग से पढ़ा है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी कितनी याददाश्त है, कि आपने पहले पढ़ा था और अब आपको याद है। अब गठबंधन के युग के बारे में देखते हैं दोस्तों। अब गठबंधन का युग यहीं से प्रारंभ हुआ था। ये हमने देख लिया क्या 5 बदलाव थे, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आपको। 5 बदलाव पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसे कौन से 5 बदलाव थे जिससे राजनीति में रुकावटें आई थी, या फिर ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। लेकिन इनमें से पता होनी चाहिए आपको कौन कौन से 5 बदलाव थे, वैसे भी आपको जनरल नॉलेज के लिए। अब गठबंधन का युग देखते हैं हम। गठबंधन, देखिए गठबंधन नाम से आपको पता चल रहा है, गठ, गठ का मतलब होता है बहुत सारा, और बंधन का मतलब होता है एकजुट होना। बंधन का मतलब बंध जाना। गठबंधन का मतलब ये हो गया कि जब बहुत से लोग या बहुत सी पार्टियां एक जगह मिलकर सरकार बना लेती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। 1989 के चुनाव में ऐसा ही हुआ था। 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि किसी दूसरी पार्टी को इन चुनाव में बहुमत मिला हो। देखिए
1989 का चुनाव ऐसा चुनाव था, इसका जिक्र बार बार आ रहा है, 1989। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1989 का चुनाव ऐसा चुनाव था जिसमें किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। यानी कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो लोकसभा की यानी कि आधी से एक ज़्यादा सीटें लाकर अपनी सरकार बना सकी। तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी, जितनी भी पार्टियां थी वो गठबंधन से सरकार बनाती थी। तो कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत न हो पाने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला ले लिया। देखिए, आपको पता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और वो इतनी जल्दी टूट जाएगी ये किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन जो कांग्रेस थी वो अभी भी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी। ये 1990 की बात चल रही है, कभी आप अभी प्रेजेंट की बात सोचें। अब तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। वैसे कांग्रेस भी पार्टी है, लेकिन अब उसके सत्ता में आने के बहुत कम चांस है। पहले क्या होता था कि 1990 की ये बात हो रही है, हम अपने टॉपिक आते हैं वरना भटक जाएंगे। तो 1990 के दशक में जो 1989 के चुनाव थे उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। मैंने पहले बता चुका है और ये लाइव आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ समझने का है नहीं। अब यहाँ से आती है मेन बात। देखिए, राष्ट्रीय मोर्चे ने केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाई। ये राष्ट्रीय मोर्चा क्या था? अब देखिए, राष्ट्रीय मोर्चा एक पार्टी थी, जैसे कांग्रेस पार्टी होती है, बीजेपी पार्टी होती है, वैसे ही राष्ट्रीय मोर्चा एक पार्टी थी। ज़्यादा आपको ये वो करने की ज़रूरत नहीं है कि राष्ट्रीय मोर्चा एक कौन सी पार्टी थी, हमको नाम याद ही नहीं हो रहा। देखिए, ये पार्टी अब आपको सुनाई भी नहीं मिलती होगी। देखिए, ये पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये पहले ही थी सत्ता में। अब आपको नाम थोड़ी ना सुनाई देता है कि राष्ट्रीय मोर्चा भी चुनाव में खड़ी हुई है। आपको सुनाई देता है कि बीजेपी खड़ी हुई है, कांग्रेस खड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, लेकिन आपको ये थोड़ी सुनाई देता है कि राष्ट्रीय मोर्चा भी खड़ी हुई है। देखिए, पहले ये पार्टी थी बड़ी, लेकिन अब इसके मतलब बिल्कुल ये ख़त्म हो चुकी है पार्टी। बस आपको ये याद रखना है पहले की बात कि राष्ट्रीय मोर्चे ने केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाई थी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि पहली बार इसने गठबंधन की सरकार बनाई थी। राष्ट्रीय मोर्चे ने किसका समर्थन लिया था? भाजपा का और वाम मोर्चा का। ये भी दो पार्टी थी। भाजपा ये वाली है, बीजेपी। कभी आप कंफ्यूज हो भाजपा कौन सी आ गई। तो इन दोनों ने केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो इसमें कुछ समझने वाला है जो आप कमेंट में बता देना, कुछ समझ में इसमें नहीं आया हो तो। सिंपल है, मैंने बता दिया कि भाजपा और वाम मोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा तीनों ने मिलकर एक सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार। गठबंधन मैंने आपको बता दिया पहले। गठबंधन का बार बार जिक्र होता है कि बहुत सी पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। अब आपको कांग्रेस का पतन देखना है। पतन का मतलब होता है कि कांग्रेस प्रणाली एकदम से खत्म हो गई। पतन का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म हो जाना। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे भारत का पतन हुआ था, हमारे अंग्रेजों ने हमारा पतन किया था। वह वो चीज़ अलग है कि भारत ने हमारा शोषण किया था, तो उस चीज़ से आप मत लीजिए। कांग्रेस का पतन मतलब है कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का दबदबा खत्म हो गया है राजनीति से। इसे कांग्रेस प्रणाली का अंत भी कहा जाता है। सिंपल भाषा में इसे कांग्रेस प्रणाली का अंत भी कहा जाता है। देखिए, कांग्रेस की हार के बाद भारत की दलीय व्यवस्था से उसका दबदबा खत्म हो गया। 1990 के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी ने जगह ले ली। बार बार वही बात बताई जा रही है आपके एनसीईआरटी में, घूम फिर के वही बात आ रही है कि एक बार किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो उसने गठबंधन की सरकार मिला ली। वही बात इसमें कही गई है कि कांग्रेस को अगर बहुमत नहीं मिला तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी बड़ी कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिला हो। ना उस टाइम पे बीजेपी थी, ना कोई और पार्टी थी कि किसी को बहुमत मिला हो। यानी कि छोटी छोटी पार्टियां मिलके ही सरकार बनाती थी उस टाइम पे। और आपको ये चीज़ देखना है तो आपको एक ग्राफ दिया हुआ होगा, उसमें उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बारे में देख रखा कि कैसे बीजेपी आगे गई थी। जो भी चैप्टर में आपकी जो भी बॉक्स में जो चीज़ दे रखी है उनको पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, उनको आप जरूर पढ़िए। इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का युग हुआ। बहुदलीय शासन प्रणाली का मतलब है जब बहुत सारे दल मिलकर शासन करते हैं। ये गठबंधन से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि 1989 के बाद से लोकसभा के चुनाव में कभी भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। यही बात मैं बार बार बता चुका हूँ कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन है। हम टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि गठबंधन का युग। तो इसमें गठबंधन की सरकार के बारे में बात हो रहा है।
इस बड़े बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां भी गठबंधन बनाने के लिए आ गई। वो भी, उनको भी थोड़े थोड़े वोट मिल जाते थे तो वो भी बड़ी बड़ी पार्टियों से जुट जाती थी। जैसे अगर कोई भी आप छोटी पार्टी ले लीजिए, कोई भी मैं छोटी पार्टी की बात करूं तो वो छोटी पार्टी, कोई भी छोटी पार्टी बड़ी पार्टी से मिल जाती थी और गठबंधन की सरकार बना ली थी। जैसे बीजेपी से शिवसेना मिल जाए या फिर बीएसपी मिल जाए, कोई भी पार्टी मिल जाए, सपोज दैट कोई भी, तो कोई भी पार्टी मिलके गठबंधन की सरकार बना लेती थी। उस टाइम पे ये हाल था। गठबंधन की राजनीति यही है। 90 के दशक मुख्य ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा है। इस पार्टियों और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी की थी। 1989 में भाजपा और वाम मोर्चे ने राष्ट्रीय मोर्चे का समर्थन किया था। वही बात पहले आप पढ़ चुके हैं कि इन तीनों ने मिलकर गठबंधन की सरकार में नहीं थी। देखिए आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में, पेज नंबर मुझे याद नहीं है, पेज नंबर आप देख लेना। उस पेज नंबर पे ये दे रखा है कि ऊपर से दो पार्टियां नीचे समर्थन कर रही है, मतलब एक जेल सा दे रखा है और उसमें समर्थन कर रही है दो पार्टियां। तो देखिए ऐसा चित्र आता है, आपके एग्जाम में भी आता है, उस चित्र पर आप ध्यान दीजिए। ये पार्टियां कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना चाहती थी। जो एक देखिए क्या होता था कि एक तरफ बीजेपी थी, वैसे बड़ी पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी थी, और एक तरफ थी कांग्रेस, एक तरफ थी कांग्रेस, इसे मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, कांग्रेस थी एक तरफ। तो इन दोनों के बीच होड़ लगी रहती थी। कांग्रेस चाहती थी कि कभी बीजेपी सत्ता में न आए और बीजेपी चाहती थी कि कभी कांग्रेस सत्ता में न आए। तो ये दोनों सरकार तो बनाती थी लेकिन एक दूसरे की गठबंधन के बनाती, यानी कि ये दोनों तो गठबंधन नहीं करती थी लेकिन ये दूसरी पार्टियों से मिलकर गठबंधन बनाती थी। कांग्रेस ने, मैंने बताया कि कांग्रेस ने यूपीए बनाया, अगर बैक में आप देखेंगे तो स्टार्ट में मैंने बताया यूपीए क्या है, और बीजेपी ने एनडीए बनाया। तो ये गठबंधन की सरकारें बना दी थी दोनों। किंतु यह गठबंधन की सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती थी। देखिए गठबंधन की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती थी। कोई 6 महीने सत्ता में रहता था कोई प्रधानमंत्री। उस टाइम का मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा भी, नीचे मैंने लिखा है, उसमें मैंने मतलब मैंने फोटो ली उसकी, आप देख रहे हो। उसमें कोई सरकार 6 महीने तक रहती थी, कोई 1 साल तक रहती थी, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई कोई तो बस 15 दिन पे ही गिर जाती थी सरकार। गठबंधन की सरकार ऐसी होती है, जब कोई अपना समर्थन वापस ले लेता है, कोई भी पार्टी ले लेती है, तो वो सरकार गिर जाती है। किंतु 1996 के चुनाव में भाजपा, यानी कि जिसे बीजेपी भी कहते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सबसे बड़ी पार्टी थी उस टाइम पे जो कांग्रेस को टक्कर देने वाली थी। अतः भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला था। आपको कमेंट में बताना है कि जब 1999 में हमारा कारगिल युद्ध हुआ था, उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन था, क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी को बहुत भारी जीत मिली थी। 1999 के चुनाव में भी, मतलब गठबंधन की सरकार बनाई थी लेकिन पहली बार बीजेपी सत्ता में आई थी। उससे पहले तो उससे पहले सत्ता में आई थी तो वो टिक नहीं पाई थी ज़्यादा दिन के, पहले तो 10-15 दिन ही सत्ता में टिक पाई, लेकिन पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। और कौन थे प्रधानमंत्री आपको बताना, अभी लिखना है कमेंट में। किंतु अधिकतर दल कांग्रेस एवं उसके समर्थन वाली पार्टियां भाजपा की नीतियों के विरुद्ध थी। ये 1996 की बात हो रही है, जब 1996 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तो उस टाइम पे उसको गिरा दिया गया। कांग्रेस, ऐसे होता है अभी भी, आप देख रहे होंगे कि जो भी पार्टियां है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को गिराने में लगती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को गिराने में, मतलब एक दूसरे के विपक्ष की जो पार्टियां होती है वो एक दूसरे को गिराने में ही लगती है। ये मतलब जनता भी ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो ध्यान ये देती है कि बस कैसे दूसरे की पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। तो कांग्रेस भी यही करती थी, कांग्रेस अभी भी यही करती है, बीजेपी को हटाना चाहती है, तो पहले भी यही करती थी कि भाजपा को कैसे हटाया जाए राजनीति से, क्योंकि उसके कोई भी नीति लाती थी उसके वो खिलाफ थी। अब ये चीज़ मैंने बताई दी है पहले, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके एनडीए, जो एनडीए का गठबंधन हुआ था, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। फिर 1999 के अक्टूबर में इस गठबंधन ने 2 बार सत्ता हासिल की। देखिए मैंने यहाँ पे प्रधानमंत्री का नाम लिख दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी थे।
फिर भी आपने, अगर आपको पता हो तो और भी अच्छी बात है, अगर आपको अब पता चला हो तो भी कोई बात नहीं है। वैसे आपको पता होनी चाहिए कि कौन थी उस टाइम पे। और ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये बहुत ही प्रभावशाली प्रधानमंत्री माने जाते थे। नरेंद्र मोदी जी जो है, श्री नरेंद्र मोदी, वो भी इनको ही अपने गुरु मानते थे। अब ये देखिए कि 1989 के चुनाव में कैसे कैसे पार्टियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। ये गठबंधन की सरकार थी। देखिए 1989 से 1990 तक केवल एक साल ही पूरे कर पाए। वीपी सिंह थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री, इनकी सरकार गिर गई थी। ये राष्ट्रीय मोर्चे थे। ये आपको ग्राफ याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपको चित्र याद हो जाए पूरा का पूरा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आप फिर शाबाशी के लायक है। फिर देखिए 1990 और 91 में चंद्रशेखर, जो कि डॉक्टर चंद्रशेखर इनका नाम है, ये भी एक साल या क्या 7-8 महीने सत्ता में रहे थे। फिर इनकी सरकार गिर गई थी। ये भी राष्ट्रीय मोर्चे से थे। फिर ये पढ़ लेना आप, मैं वैसे दिखा रहा हूँ आपको, ये चीज़ आप पढ़ लेना, ये खुद भी, ये चीज़ बस पढ़ने की आपको। अब हमें पढ़ना है ओबीसी के बारे में, अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय, अदर बैकग्राउंड क्लास। क्या होता है ओबीसी? ओबीसी नाम से आप परिचित होंगे। ओबीसी एक ऐसी कास्ट होती है, मतलब कास्ट नहीं ऐसे मान ली चाहिए, जो लोग पिछड़े होते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, या फिर जो जिनको समाज में बहुत कम महत्व दिया जाता है, उनको ओबीसी नाम दे दिया गया। ये ओबीसी कास्ट ये मतलब लोगों ने ही निकाल दी है। और इस ओबीसी का मतलब क्या होता है? देखिए यह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है, जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय की गणना की जाती है। इन समुदाय को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। एक ये पिछड़ा वर्ग है जो समाज के रूप से तो, सामाजिक रूप से तो पिछड़ा है ही, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है, शिक्षा के रूप से भी पिछड़ा है। देखिए ना इस वर्ग को शिक्षा पहुंच पाती, ना ही इसका विकास हो पाता, और ना ही इसको और कोई सुविधाएं मिल पाती। तो इसके बारे में इसमें चर्चा क्यों हो रही है? देखिए इसमें चर्चा हुई थी एक बार, राजनीति में भी इसकी चर्चा हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पार्टी को जो सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता है वो इन्हीं जो पिछड़े वर्ग होते हैं इन्हीं से मिलता है। तो इसकी बात भी एक बार उठी थी, ये मैं आपको अभी आगे बता देता हूँ, क्योंकि अब मंडल मुद्दे में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इनको आरक्षण देने की बात उठी थी। पिछली जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे, उनके लिए समर्थन कम होता जा रहा था। अगर आप पढ़ें तो आपको पता होगा कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा समर्थन इन्हीं लोगों से मिलता था, जो ओबीसी बैकग्राउंड से आते थे। उन्हीं मतलब कांग्रेस को इन्हीं से सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता था। ऐसे में जो गैर कांग्रेसी दल थे, इनको एक जगह पैदा हुई और इन दलों ने इस तबके को समर्थन हासिल किया। देखिए दोबारा पढ़िए, ऐसे में गैर कांग्रेसी दलों के लिए एक जगह पैदा हुई और इन दलों में इस तबके को समर्थन हासिल किया। देखिए ये जो ओबीसी की जो बैकग्राउंड से जो लोग आते थे, वो किसी भी पार्टी को समर्थन दे देते थे आराम, क्योंकि उनके पास इतनी जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी कि वो ये मतलब विचार ही नहीं कर सकते थे, वो ये देख ही नहीं सकते थे कि उनके लिए कौन सी पार्टी बेहतर है। देखिए जितनी भी पार्टी सत्ता में आई, उनके लिए कोई भी कुछ विकास नहीं किया गया। तो ये एक मुद्दा आया था, जिसे मंडल मुद्दा के नाम से भी जाना जाता है। मंडल आयोग बना था। ये मंडल आयोग क्यों बना था? देखिए पहले तो ये देख लिया मंडल आयोग किसके नाम पे बना है। एक बहुत बहुचर्चित नेता थे, जिनके आखिरी में मंडल आता था, तो उनका नाम आप बुक में देखना। मुझे याद है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो उनके एंड में मंडल आता था नाम, उनका नाम मंडल से, मतलब उनका जो सरनेम था वो मंडल था, इसलिए इसे मंडल आयोग कहा गया। इस आयोग में क्या होता है? देखिए दक्षिण राज्यों में 60% के दशक से मतलब 60 के दशक से 1960 की बात हो रही है, 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था, किंतु यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। देखिए जो ओबीसी है, वहीं पे अन्य पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, ओबीसी के लिए इनको आरक्षण देने की बात उठी। देखिए जो दक्षिण के राज्य थे उनमें इनको आरक्षण मिला था, इनको 60 के दशक में आरक्षण दे दिया गया था, जो दक्षिण के राज्य हैं। अब उत्तर के राज्यों में भी ये मांग उठने लग गई। 1977-1979 की जनता पार्टी के समय उत्तर भारत में भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए
राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज उठाई गई। अब क्या हुआ कि जो दक्षिण राज्य में इनको आरक्षण मिलने लग गया, तब ये जो इस समूह में जो लोग आते थे, इस समय में जो पार्टी आती थी, वो भी ये आवाज उठाने लग गई कि अब उत्तर भारत के राज्यों में भी इनको आरक्षण देने की बात की जाए। जो बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकर इस दिशा में सबसे अग्रणी थे, यानी कि सबसे पहले इन्होंने अपने राज्य में एक नीति लाई, उसके तहत ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कहा गया। देखिए इनको 27% आरक्षण मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। 27% आरक्षण इनको दिया गया। तो सबसे पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया? बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकर ने। ये मैंने बता ही दिया, इन्होंने एक नीति लाई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया। इस आयोग में पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए उपाय बताने का काम किया। देखिए किसी भी आयोग का नाम ऐसे ही पड़ जाता है, जैसे मंडल आयोग का नाम पड़ा क्योंकि जो नेता इसका मतलब समर्थन कर रहे थे, जो नेता इसमें आगे थे, जो नेता मुख्य थे इसमें, उनका नाम, उनका सरनेम मंडल था। आप बुक में पढ़िए, शायद बुक में ना दे रखा हो, फिर भी आप सर्च कर लेना मंडल आयोग किससे संबंधित, किस नेता से संबंधित है, तो उन्हीं के नेता के नाम पे मंडल आयोग रखा गया। देखिए ये ऐसा आयोग था जो कि जो ओबीसी कास्ट से जो लोग मतलब लोग बिलोंग करते थे, जो अन्य पिछड़ा वर्ग थे, उनको आरक्षण देने की बात कही गई थी इसमें। इसकी सिफारिशें के बारे में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मंडल आयोग की क्या मुख्य सिफारिशें थी, तो आपको यही बताना है कि उसमें सिफारिश यह रखी गई कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको आरक्षण दे दिया जाए। मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। 1990 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात कही थी। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इसमें मतलब इस टॉपिक में मंडल आयोग में। पूरी बुक में आपको एक वो दे रखा है, एक बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स में आप पढ़ लेना। अब राजनीतिक परिणाम देखते हैं। वैसे मैंने मंडल के आयोग के बारे में बता ही दिया है कि ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। इसमें ओबीसी के जो लोग थे, जो बैकग्राउंड से आते थे, ओबीसी बैकग्राउंड से, उन लोगों को आरक्षण देने की बात कही गई थी इसमें। राजनीतिक परिणाम में 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ था। 1978 में बामसेफ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म है, इसका गठन हुआ था। देखिए बामसेफ क्या था, आपने चैप्टर 7 देखा है, जन आंदोलन का उदय, तो उसमें एक आया था कि दलित पैंथर्स। देखिए दलित पैंथर्स ही बाद में जाके एक संगठन बना जिसे बामसेफ कहा जाता है। बामसेफ ये एक पिछड़ी जाति का ही संगठन था। जो पिछड़ी जाति होती है, जो दलित होते हैं, समाज की दलित उन्हें कहा जाता है जिन पे मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत गरीब वो होते हैं, गरीब किस्म के लोग, उन्हें ही दलित कहा जाता है। तो उन्हीं का एक संगठन बना था बामसेफ, तो इसका गठन हुआ था 1978 में, ये याद रखना आपको, इसके फुल फॉर्म भी याद पूछी जा सकती है। बहुजन समाज पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य अल्पसंख्यकों को मिलाकर बनी थी। अब ये आप देखते हैं बीएसपी, जो मायावती थी, इनकी मतलब मायावती है इनकी मुख्य मतलब इस पार्टी के अध्यक्ष, और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी, आपको पता होगा। तो ये भी एक बड़ी पार्टी थी, लेकिन ये पार्टी कभी भी केंद्र में नहीं अपनी सरकार बना सकी, ये केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थी। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनको इसी राज्यों में समर्थन मिलता था, क्योंकि यहाँ पर जो अनुसूचित जाति थी, अनुसूचित जनजाति थी, ये ज़्यादा थी, और इसको इन्हीं लोगों से ज़्यादा समर्थन प्राप्त होता था। देखिए 1989 और 1991 के चुनाव में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो कांसी राम थे, आपको याद रखना है। इनका जन्म 1934 से 2006 होता है। इनके जन्म वैसे पूछा नहीं जाएगा, बस पार्टी के संस्थापक याद होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपके एक ही पार्टी के संस्थापक की बात हुई है, कांसी राम। इस पार्टी का सबसे बड़ा ज़्यादा समर्थन दलित मतदाता करते थे, लेकिन अब इसने समाज के विभिन्न वर्गों में अपना जन आधार बढ़ाना शुरू किया। ये उस समय की बात हो रही है जब अब तो बीएसपी, अब तो उत्तर प्रदेश में भी ये अपनी सरकार नहीं बना पाती। अब आप तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, अब अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इसलिए अब अन्य पार्टियां सरकार नहीं बना पाती। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका यहीं पे खत्म होता है। सेकंड पार्ट में हम अयोध्या विवाद, शाहबानो केस और गुजरात दंगे
और भी जो 2004 के लोकसभा चुनाव है, जितने टॉपिक हमारे बच गए सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।